देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दिसंबर का महीना था। हाड़ कपाने वाली बर्फीली हवाएं चल रही थी। रात के लगभग 11 बजे मैं अपनी पत्नी के साथ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बैठा था। यात्रियों की भीड़ भाड़ भी बर्फीली हवाओं के प्रकोप को रोक नहीं पा रहे थे। हमारी ट्रेन आने में लगभग अभी 1 घंटे का समय बाकी था। रात के 11 बज चुके थे और हमारी ट्रेन का समय 12:10 का था। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बैठे बैठे हम बोर तो हो ही रहे थे, साथ में सर्दी से शरीर में एक कंपन उत्पन्न हो रहे थे। मैंने अपनी पत्नी से कहा, चलो बाहर कहीं घूम कर आए, कुछ खा पी भी लेंगे। तो इस पर उसने कहा, कहाँ जाओगे ठंड में, सामान भी काफ़ी है, यहीं बैठे रहो। अच्छा, तुम सामान के साथ यहीं बैठी रहो, मैं थोड़ी देर घूम कर अभी आता हूँ। ये खाने का बैग भी साथ ले जा रहा हूँ। बाहर चाय मिली तो कुछ नाश्ता कर लूँगा और तुम्हारे लिए यहीं चाय ले आऊँगा। इतना कहकर मैंने खाने वाला सामान बैग कंधे पर लटकाया और प्लेटफॉर्म से बाहर पार्क से होकर मैंने रोड की तरफ बढ़ना शुरू किया। पार्क में अंधेरा था। बर्फीली हवाएं निशा का सीना चीरती हुई साए साए के साथ आगे बढ़ रहे थे। सर्दी से मेरा शरीर भी कांप रहा था और मैं तेजी से चलता हुआ चाय की तलाश में पार्क को पार करके रोड पर पहुंचना जा रहा था। तभी मेरे कानों में किसी के कराहने की आवाज आई। अंधेरे में ध्यान से देखने पर पार्क के चबूतरे के पास हाथ में कटोरा लिए एक औरत पड़ी थी। मैंने सोचा कोई गरीब औरत है, शायद भूखी हो, तो मैं अपने बैग से कुछ खाने का सामान उसे देने के लिए चबूतरे की तरफ घूमा। चबूतरे के पास पहुंचकर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वो औरत कहीं गायब हो गई। अभी तो यहीं पड़ी करहा रहे थे। शायद मेरे कानों का भ्रम हो, मगर मैंने तो उसे अपनी आंखों से भी देखा था। इधर उधर निगाह घुमाकर भी कुछ देर दिखाई नहीं दिया। तो एक अजनबी डर के साथ मैं बहुत ही तेजी से चलता हुआ प्लेटफॉर्म पर वापस अपनी पत्नी के पास आ गया। बहुत जल्दी आ गए चाय पीकर, मेरे लिए लाए हो क्या? नहीं, मैंने अपनी सांसों पर काबू पाते हुए कहा। क्यों? अंधेरे में पार्क से गुजरते समय मुझे कुछ महसूस हुआ, इसलिए मैं वापस आ गया। क्या महसूस हुआ? पार्क में चबूतरे के पास कोई औरत हाथ में कटोरा लिए करहा रही थी। मैं चबूतरे के पास गया तो वहां कुछ भी नहीं था। वो गायब हो गई जैसे। शायद तुम्हारा भ्रम हो। देखो, भूत प्रेतों को तो मैं भी नहीं मानता, मगर मैंने अपने कानों से सुना उसकी करहा और आंखों से उसे देखा भी, तो अब कैसे मान लूं कि यह भ्रम है? चुड़ैल अंधेरे में ही रहती है, कोई होगी, तुम्हें देखकर भाग गई होगी। मैंने बातों का विषय बदला और हम दोनों बात करते हुए ट्रेन का इंतजार करने लगे। ट्रेन भी अपने समय से आ गई तो हम दोनों अपनी अपनी रिजर्व सीट पर बैठ गए। हमारे बराबर वाली तीसरी सीट खाली ही जा रहे थे। ट्रेन अपने समय से चल दी। लगभग 10 मिनट बाद हमारे बराबर वाली सीट पर टीटी एक महिला को बैठा गया। कुछ समय बाद हम दोनों अपनी अपनी सीट पर सो गए। अभी ठीक से मेरी आंख लगी भी नहीं थी कि मेरी पत्नी ने मुझे झंझोड़ते हुए उठाया। क्या बात है? उसके चेहरे का डर अंधेरे में भी मुझे दिखाई दे दिया। बात तो कुछ नहीं है, पर कुछ घुंघरू बजने जैसी आवाज आ रही है मुझे। मैं आलस छोड़ तुरंत जाग गया और उसके पास ही सीट पर बैठ गया। हमारे बराबर में बैठी महिला किसी मूर्ति की तरह बैठी रही। उसके शरीर पर इतनी ठंड में भी कोई गर्म कपड़े नहीं थे और ना ही वो ठंड का कोई एहसास कर रहे थे। बिना हिले डुले स्थिर बैठे थे। रात के लगभग 1 बजे का समय होगा।
तब ट्रेन अपनी तीव्र गति से पटरियों पर दौड़ रहे थे। सभी यात्री अपनी अपनी सीट पर लाइट बुझाकर नींद में मग्न थे। पूरी बोगी में अंधेरा था। सिर्फ टॉयलेट के बाहर की लाइट बोगी के गेट पर जल रहे थे, जिससे गेट साफ दिखाई दे रहा था। हम दोनों डर से ग्रसित लोई लपेट कर बैठे थे। तभी सीट के नीचे से कुछ घुंघरू खनकने जैसी आवाज आई तो मेरे कान भी खड़े हो गए और पत्नी भी तुरंत घबरा कर बोली, आवाज सुनी तुमने? हाँ सुनी, मैंने कहते हुए मोबाइल का टॉर्च जलाकर सीट के नीचे देखा, मगर वहां कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक खाने की खाली पैकेट पड़ी हुई थी। उसमें से एक चूहा निकलकर भाग गया। पूरी तरह संतुष्ट होकर हम वापस अपनी सीट पर बैठ गए, मगर डर का बीज दिल में जैसे बोया जा चुका था। एक अनजान डर को दिल में समेटे हम डर डर कर किसी तरह से रात काटने की कोशिश कर रहे थे। तभी हमारे बराबर में बैठी महिला यकाएक एक झटके के साथ खड़ी हुई और कुछ अजीब अंदाज से चलती हुई बोगी के गेट पर पहुंच गई। मेरी निगाहें बराबर उसका पीछा कर रहे थे। गेट पर चल रहे बल्ब में उसका भयावह चेहरा साफ दिखाई देने लगा। बिखरे हुए बाल, बाहर निकले हुए दांत और उसकी लाल लाल आंखें बहुत ही डरावनी लग रही थी। मेरी पत्नी ने घबराकर मुझे कसकर पकड़ लिया और वो डर से थरथर कांपने लगी। मैं भी भयभीत सा मगर बेबस था। गेट पर पहुंचते ही उस महिला ने एक अजीब अट्ठास के साथ अपने चेहरे को गेट से रगड़ डाला। रक्त के फुहारे के साथ उसके चेहरे पर मांसपेट लटकने लगा। बोगी का पूरा गेट खून खून हो गया। ये सब नज़ारा देखकर डर से हम दोनों एक साथ चीख पड़े। झटपट मैंने अपने केबिन की लाइट जला दी। लाइट जलते ही उस महिला ने तुरंत ही ट्रेन से छलांग लगा दी। रात के लगभग 2 बज चुके थे। हमारी चीख पुकार सुनकर दूसरे यात्री भी जागकर हमारी तरफ भागे। सभी एक साथ पूछने लगे, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने उन्हें पूरी घटना सुनाई। भाई साहब डिब्बे में कोई चुड़ैल है। वो 2 घंटे से हमारे बराबर वाली सीट पर बैठी थी। उसके चेहरे पर मांस के लोथड़े लटक रहे थे और उसमें से खून भी बह रहा था। उसने अभी ट्रेन से बाहर छलांग लगाई है। पूरा खून ही खून गेट पर फैला हुआ है, जाकर देखो। मगर ये क्या, गेट तो पूरी तरह से साफ सुथरा था। खून का कहीं एक धब्बा भी नहीं था वहां पर। कहाँ है? यहाँ तो कोई खून नहीं है। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। खामखा सभी की नींद खराब कर दी। जाओ अपनी सीट पर सो जाओ। अरे नहीं भाई साहब, सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। यहाँ तुम्हारी आंखों का भ्रम हुआ होगा या फिर कोई दिमागी दिक्कत है क्या? जाकर डॉक्टर से अपने इलाज कराना। नहीं भाई, मैं सच कह रहा हूँ। मेरी पत्नी से पूछ लो, उसने भी सब कुछ देखा है। हाँ, हम लोग कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं। हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। अभी मेरी पत्नी ने इतना कहा ही था कि तभी बोगी के दूसरे गेट पर अठास गूंजने लगा। चेहरे पर लटके मांस के लोथड़े से खून टपक रहा था और वो चुड़ैल यात्रियों की तरफ घूर घूर कर अट्ठास कर रहे थे। उसकी मसाल जैसी आंखों से ज्वालामुखी फूट रहा हो ऐसा लग रहा था। अट्ठास सुनकर सभी यात्रियों की नज़र पीछे दूसरे दरवाजे की तरफ घूम गई। बोगी के दूसरे गेट पर खड़ी चुड़ैल को देखकर सभी यात्रियों की चीख निकल गई। पूरी बोगी में हाहाकार मच गया। दूसरे गेट की तरफ कुछ यात्री सो रहे थे, उनकी भी नींद खुल गई। वो सभी अपनी अपनी सीट छोड़कर हमारी तरफ भागे। सभी यात्रियों ने अपने अपने केबिन की लाइट जला दी। बोगी की लाइट जलते ही उस चुड़ैल ने वापस से चलती ट्रेन से छलांग लगा दी। सभी यात्री अपनी आंखों से
उस चुड़ैल का डरावना रूप देख चुके थे। अब मुझे ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं हुई। सभी डर से थर-थर कांप रहे थे। सबकी आंखों से नींद जैसे भाग चुकी थी। अब किसी की भी नींद खराब नहीं हो रही थी, क्योंकि किसी की आंखों में अब नींद बची ही नहीं थी। सभी अपनी अपनी सीट को छोड़कर इकट्ठा होकर बैठ गए। किसी ने भी दूसरे गेट पर जाकर खून के धब्बे देखने की कोई कोशिश नहीं की। बोगी की चुड़ैल को वो भी अपनी आंखों से देख चुके थे। सबकी हिम्मत जवाब दे चुके थे। इस बार तो बला टल गई, मगर चुड़ैल के वापस आने का डर सभी को था। पता नहीं वो चुड़ैल कब आ जाए। बोगी में हनुमान चालीसा का पाठ होने लगा। लोग मन्नतें मांगने लगे, बजरंगबली कैसे भी करके हमें बचा ले, बस सब यही सोच रहे थे। भजन कीर्तन और हनुमान चालीसा का पाठ करते करते किसी तरह बची कुची रात बहुत ही अच्छे से निकल गई। निकलती भी कैसे, भूत प्रेत तो बजरंगबली के नाम से ही कांपते हैं। सबके ऊपर बजरंगबली की कृपा बरसी और भोर की किरणें नया जीवन लेकर खिड़कियों के रास्ते बोगी में आने लगी। और उस दिन के बाद से वो चुड़ैल फिर कभी किसी को नहीं दिखी। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। बात है आज से तकरीबन 45 साल पुरानी। ये कहानी मुझे मेरे नाना जी ने सुनाई थी। नाना जी बताते हैं कि आज से 45 साल पहले लोगों के पास काम का ज़्यादा साधन नहीं हुआ करता था। ज़्यादातर लोग खेती किया करते थे और गांव में तो सभी लोग ही खेती किया करते थे। खेती ही लोगों का एकमात्र जीवन था। नाना जी भी उन दिनों खेती किया करते थे। नाना जी की बहुत सारी ज़मीन थी और उन सारी ज़मीनों पर नाना जी खेती किया करते थे। उस समय एक नियम था, खेती में लगने वाला पानी एक बांध से आता था। उस बांध से होते हुए एक खेत से दूसरे खेत और दूसरे खेत से तीसरे खेत, ऐसे करते हुए खेतों में पानी आता था। होता यूं था कि रोज रात को हर रात उस बांध की पहरेदारी करनी होती थी, ताकि दूसरे गांव के लोग बांध का पानी चोरी ना कर लें। और पहरेदारी के लिए गांव से लोगों को चुना जाता था। हर रात 2 लोग बांध की पहरेदारी करेंगे और दोनों आपस में ही टीम बना लिया करते थे। ऐसे ही करके होती थी हर रात बांध की पहरेदारी। तो एक रात की बात है, उस बार बारी नाना जी और उनके दोस्त की थी। तो नाना जी ने जल्दी जल्दी शाम को ही रात का खाना खा लिया और लगभग 8:30 बजे तक घर से टॉर्च लेकर निकल पड़े बांध की ओर। नाना जी का दोस्त भी उन्हें रास्ते में ही मिल गया और वो दोनों बांध की ओर चल पड़े। गांव से बांध ज़्यादा दूर नहीं था, यहीं कोई 1-8 किलोमीटर ही होगा। और वो रास्ता पूरा जंगलों से भरा हुआ था। कुछ जंगल और फिर उसके बाद पूरा खेत ही खेत, पूरा खाली आसमान। नाना जी और उनका दोस्त राम प्रकाश अभी आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक राम प्रकाश ने नाना जी को रोकते हुए कहा, अरे यार, बीड़ी तो मैं घर पर ही भूल गया और लाइटर भी उसी में था। अच्छा एक काम कर, तू आगे बढ़, मैं आता हूँ। मैं अभी आया, बस तू आगे बढ़। इस पर नाना जी ने कहा, अच्छा जल्दी आना, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इतना कहकर राम प्रकाश वापस गांव की ओर लौट गया और नाना जी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। रास्ता पूरी तरह से खाली था। भला इतनी ठंड में इतनी रात के रास्ते पर कौन ही होगा। नाना जी अभी आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक से पीछे से उनके कंधे पर हाथ आया। नाना जी एकदम से चौंक गए और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि राम प्रकाश बीड़ी के बंडल के साथ खड़ा है।
तभी नाना जी ने कहा, अच्छा तू इतना जल्दी कैसे आ गया? इस पर राम प्रकाश ने कहा, बस गया और आया। तभी नाना जी बोले, चल ला एक बीड़ी पिला। तो इस पर राम प्रकाश ने बीड़ी निकालते हुए नाना जी को दिया। तो नाना जी ने कहा, लाइटर तो दे। इस पर राम प्रकाश एकदम से चुप हो गया। फिर नाना जी बोले, क्या हुआ, लाइटर दे, बीड़ी कैसे जलाऊंगा? इस पर भी राम प्रकाश ने कुछ नहीं कहा। तो नाना जी ने खुद का ही लाइटर निकाला और फिर बीड़ी जलाने लगे। नाना जी ने एक बात पर गौर किया कि जैसे ही उन्होंने लाइटर की रोशनी जलाई, राम प्रकाश एकदम से एक कदम पीछे हट गया, जैसे वो थोड़ा डर गया हो। खैर, नाना जी ने बीड़ी जलाया और वापस से आगे बढ़ने लग गए। नाना जी अभी बीड़ी पी ही रहे थे कि तभी राम प्रकाश ने पीछे से कहा, मुझे भी पिला यार। इस पर नाना जी ने कहा, तू भी एक निकाल, मैं जला दूं। इस पर राम प्रकाश ने कहा, नहीं नहीं, मुझे अपनी वाली ही पिला। तो फिर नाना जी ने अपनी बीड़ी राम प्रकाश को दी और ऐसे करते हुए वो दोनों चलते चलते बांध के पास पहुंच गए। बांध पर पहुंचकर नाना जी ने टॉर्च घुमाकर एक नज़र चारों तरफ देखा। सब कुछ सामान्य और बिल्कुल ठीक नजर आया। तो फिर नाना जी ने राम प्रकाश को कहा, चल लकड़ी इकट्ठा करके आग जलाते हैं। तो इस पर राम प्रकाश ने एकदम से कहा, नहीं नहीं, आग क्यों जलाना है, ऐसे ही बैठते हैं ना। तो इस पर नाना जी ने कहा, क्या ऐसे ही बैठेंगे? ठंड का मौसम है, सर्दी लग रही है, आग तो जलाना ही पड़ेगा ना। तो इस पर राम प्रकाश ने कहा, नहीं, कहा ना आग नहीं जलाएंगे। नाना जी को बड़ा अजीब लगा कि आखिर ये आग जलाने से मना क्यों कर रहा है। नाना जी को कहीं ना कहीं थोड़ा सा शक तो हो ही गया था, मगर वो वहीं पर खड़े रहे और फिर राम प्रकाश को कहा, ठीक है चल आग नहीं जलाते हैं, बैठते हैं। और जिसके बाद नाना जी और राम प्रकाश वहीं बांध पर बने एक चबूतरे पर बैठ गए। वो दोनों बैठे और तभी नाना जी ने राम प्रकाश को कहा, अच्छा वो तेरा बेटा कैसा है? तो इस पर राम प्रकाश ने कुछ देर सोचते हुए कहा, हाँ बस ठीक ही है, तू तो जानता है आजकल का मौसम, बस बुखार हो गया थोड़ा सा। तो इस पर नाना जी ने कहा, पर तेरे बेटे का तो हाथ टूटा था ना आम के पेड़ से गिरकर। तो इस पर राम प्रकाश ने कहा, हाँ वो हाथ टूटा तो अब दर्द के मारे बुखार भी आ गया ना, तो वही। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर असली वाला राम प्रकाश आ खड़ा हुआ। उसके आते ही नाना जी एकदम से चौंक कर खड़े हो गए। असली वाला राम प्रकाश भी खुद को बिल्कुल नाना जी के सामने खड़ा वो समझ गया कि यह असली नहीं है, बल्कि ये कोई आत्मा है। तभी नाना जी ने अपने जेब से लाइटर निकाला और एकदम से जलाया और फिर उस नकली वाले राम प्रकाश के सामने किया। उनके ऐसा करते ही वो राम प्रकाश हवा में जैसे कहीं गायब सा हो गया। राम प्रकाश भागता हुआ नाना जी के पास आया और बोला, वो कौन था? तो इस पर नाना जी ने कहा, पता नहीं कौन था, मगर जो भी था इंसान नहीं था, चल बैठ आग जलाते हैं। जिसके बाद उन्होंने आग जलाई और वहीं पर रात भर बैठे रहे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।